हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर मैंने पिछली एक वीडियो बनाई और आज मैं इस वीडियो के अंदर आज ही बना रहा हूं। इस वीडियो के अंदर अगले फेज में मैं इस वीडियो को लेके जा रहा हूं। जहां तक कल तक के बारे में हमने जो पढ़ा या पिछले वीडियो में हमने पढ़ा वो ये था 1917 तक, जब बेल्फोर डिक्लेरेशन होता है। 1917 बेल्फोर डिक्लेरेशन, और असलियत में इसने पूरे के पूरी दुनिया के अंदर जो आज इजरायली कॉन्फ्लिक्ट है उसके बीज बो दिए। इसने क्लियर वर्ड्स में कहा कि फिलिस्तीन जो है वो ज्यूज का नेचुरल होम है। और इसके पीछे यहां समझिए, ये बेल्फोर डिक्लेरेशन में बेल्फोर कौन है? ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर है। और असलियत में यहां देखिए ब्रिटिश कौन है? ये कौन है? फॉरेन मिनिस्टर है। चल क्या रहा है 1917 में? वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है। वर्ल्ड वॉर 1 में हो क्या रहा है? जर्मन आर्मी पेरिस की गलियों में घूम रही है और लगभग पूरा फ्रांस जो है उसे कैप्चर कर चुकी है। ब्रिटेन हालत खराब है, हराना बहुत मुश्किल है। ऐसे में यूज ऑफ रिलीजन जो है वो किया गया। ओल्ड इशू उठाया और उठा के धर्म का ऐसा पासा फेंका कि पूरी बाजी पलट गई। अब इसमें बाजी पलटी नहीं पलटी, उसके पीछे रीजन देखिए। असलियत में कहा जाता है कि जर्मनी का जो बैंकिंग सिस्टम था, जर्मनी की जो सप्लाई लाइन थी और जर्मनी की जो इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक पोजीशंस थी, उन सब के ऊपर ज्यूज जो थे उनका कब्जा था, ये कहा जाता है। और जर्मनी और हिटलर ने जो माइन कैंप में लिखा, उस टाइम पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिटलर काफी जूनियर होता है, छोटा होता था, तो उस टाइम पर उसने यही लिखा कि असलियत में ज्यूज हर उस पोजीशन पर बैठे हुए थे जो जर्मनी के लिए डिसाइडिंग था। और जैसे ही बेल्फोर ने यह कहा कि ज्यूज का नेचुरल होम है, ये सारे ज्यू, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, और अगर ऑटोमन एम्पायर हार गया तो सारे ज्यूज को वहां बसाया जाएगा। यहां पर ऑटोमन एम्पायर जर्मनी के साथ था, और जर्मनी के साथ था तो ऑटोमन एम्पायर को तभी हरा पाओगे जब जर्मनी को हराओगे। और ज्यूज जर्मनी की स्ट्रेटेजिक और इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर थे, इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर थे, और फ्रांस में भी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर थे, और ब्रिटेन में भी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर थे, यानी पूरे यूरोप में फैले हुए थे और अच्छी पोजीशंस पर थे। लेकिन उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता था वो स्टार लगाने वाला। अब यहां समझ के देखिए कि ज्यूज इंपॉर्टेंट पोजीशन पर थे। अब यहां ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर ने इनको एक लालच दे दिया कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको पैलेस्टीन के अंदर जेरूशलम में बसा देंगे। गजब सिचुएशन थी, यकीन मानिए। और ऐसा देखिए 100% ज्यूज ने पाला बदल लिया होगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। 100% ज्यूज ने जर्मनी के साथ रहा होगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। नथिंग इज परफेक्टली व्हाइट और परफेक्टली ब्लैक, कभी भी परफेक्टली व्हाइट और परफेक्टली ब्लैक नहीं होता है। अब आरोप यह भी है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब ट्रीटी ऑफ पेरिस थी, तो उस ट्रीटी ऑफ पेरिस में इंपॉर्टेंट पोजीशन पर ज्यूज भी थे, और बहुत सारी पार्टीज ऐसी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो जर्मनी बनी, उनके अंदर ज्यू लीडर्स भी थे। अब ऐसी सिचुएशन में आप ये देखिए हर जगह पर ज्यूज थे, क्योंकि वो हाई पोजीशंस पर थे।
अब यहां पर हो भी सकता है कि कुछ ज्यूज ने ब्रिटिशर्स की इस बात को माना हो, और हो भी सकता है कि कुछ ज्यूज ने ना माना हो। अब अगर किसी एक ज्यू ने यह कर दिया कि उसने जर्मनी को धोखा दे दिया, तो सारे ज्यूज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ऐसा नहीं है। और सारे ज्यूज ने अगर मान लिया सपोर्ट कर दिया, तो भाई उनकी देशभक्ति को भी तो देखा जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जब किसी सोसाइटी के अंदर किसी एक को नफरत की भावना से देखा जाए, जैसे इंडिया में भी बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है, खासकर रेडिकल थॉट्स जब रख रहे होते हैं वो किसी भी चीज के लिए, और खासकर जो हिंदू कम्युनिटी के अंदर रेडिकल्स हैं, वो मुस्लिम्स के लिए नेगेटिव थॉट्स रखते हैं। और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स में रेडिकल्स नहीं है, मुस्लिम्स में भी दबा के रेडिकल्स हैं, ओवैसी ब्रदर्स जैसे, जो हिंदुओं के लिए नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, और ओपनली वो डिबेट या ओपनली किसी भी सभा के अंदर कहते हैं कि 15 मिनट दे दो, या फिर सीता माता के ऊपर गलत एलिगेशन लगाते हैं, उनका नाम गलत तरीके से लेते हैं। लेकिन जब आप एक दूसरे को, एक आदमी की गलती को, अगर अकबरुद्दीन ओवैसी की गलती को या उसके ग्रुप की गलती को सारे मुसलमानों को ही मान लेंगे, तो वो गलत है। और इसी तरीके से अगर एक अखलाक अहमद को मारने वाले ग्रुप को पूरा, या फिर वो कौन सा जो बांध के मारा था उसको मारने वाले ग्रुप को पूरे के पूरे हिंदू कम्युनिटी की वो मान लेंगे मेंटालिटी, तो वो भी गलत है। तो अगर एक अखलाक को मारने वाला ग्रुप जो है सारा हिंदू समाज ऐसा है, वो भी गलत है। और अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे ही सारे, इन दोनों जैसे ही सारे मुसलमान हैं, ये भी गलत है। तो असलियत में समझिए कहीं ना कहीं बीच में होता है, लेकिन लोग हमेशा एक इजी वे निकालते हैं। वो फिल्टर करना तो मुश्किल है कि असलियत में उसके पीछे का रीजन क्या है, क्या नहीं है। और आम आदमी को ये चीज समझ में नहीं आती, तो आम आदमी को बड़ा इजी तरीका है, सारे एक जैसे हैं। देखा, इसने इसलिए किया क्योंकि ये ज्यू था, इसने इसलिए किया क्योंकि ये हिंदू था, और इसने इसलिए किया क्योंकि ये मुस्लिम था। तो ऐसा होता है। अब कश्मीर में मामला क्या था, मान लिया कुछ कश्मीर के आम लोगों से बात करोगे, इन हिंदुओं ने हमारे पर बहुत अत्याचार किया, तो यार कुछ ने किया होगा, सबने थोड़ा ना किया था। अब वही वाली बात है, पनिशमेंट किसको मिली? पूरी कम्युनिटी को। अब रोहिंग्या का मामला है, रोहिंग्या में अराकान लिबरेशन आर्मी, कुछ ऐसी एक आर्मी बना, अराकान आर्मी नाम की एक आर्मी बनी हुई है, वो ज्यादातर रोहिंग्या सोल्जर्स की है, सपोर्ट करता है उन्हें चाइना, हथियार मिलते हैं चाइना के। अब उन्होंने रेडिकलिज्म के तौर पे क्या किया, अपने एरिया में रोहिंग्या लैंड बनाने के लिए बुद्धिस्टों को और हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया। और वहां पर, और अभी भी वहां पर जो ग्रेव्स मिली हैं, वो लगभग 350-400 हिंदुओं की कब्र मिली, और 350 मतलब या 2-3 हजार के करीब बुद्धिस्टों की कब्र मिली है। अब ऐसी सिचुएशन में हिंदुओं और बुद्धिस्टों के गांव ही गायब कर दिए। अब यहां पर या तो आर्मी उन लोगों को निकाले जो कि उस मेंटालिटी, उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, और उस आर्मी को खत्म करे। म्यांमार की आर्मी में इतनी कैपेसिटी नहीं थी। उसने क्या किया, एक होलिस्टिक वे लिया, एक पूरे संपूर्ण एक तरीके से, और सबको मारना शुरू किया। नतीजा क्या, रोहिंग्याओं को ही भगा दिया। इजी वे आउट, लेकिन डेथ ऑफ ह्यूमैनिटी, मर्डर ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत को खत्म कर दिया ना तुमने। फिर तो जो तुम्हारे पक्ष में भी था उसको भी विरोधी बना दिया, और तुम ये मानकर चल रहे हो कि कोई रोहिंग्या तुम्हारा सपोर्टर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कमी तुम्हारे अंदर भी थी कि दूसरे धर्म वाला तुम्हारा सपोर्टर नहीं हो सकता। तो नतीजा आप देख लीजिए, एग्रेशन। इंडिया में कश्मीर के अंदर इंडियन आर्मी ने बहुत तरीके से सिर्फ उनको मारा जो हथियार उठा रहे थे, बाकी सबको सपोर्ट कर रखा था कि ठीक है यार तुम भी बोल लो। और वो हमारी धरती पे खड़े हो गए यूं कह रहे होते थे कि हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। आइडियोलॉजी चेंज करने की तरफ हिंदुस्तान ने ध्यान दिया। आज के दिन कश्मीर अपना, कश्मीर के अंदर मेरे पास कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कश्मीर से हैं और लाजवाब तरीके से बात करते हैं, और मुस्लिम्स हैं और लाजवाब तरीके से बात करते हैं। तो मेंटालिटी आप होलिस्टिक वे, मतलब एक एज अ होल नहीं ले सकते, और बहुत जनरल वे में आप डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन यहां असलियत में जर्मनी ने यही किया, जर्मनी ने यही किया,
और जब यहां पर असलियत में जर्मनी हार गया, और बहुत बुरी है, वर्ल्ड वॉर वन के अंदर जो जर्मनी की दुर्गति असलियत में ट्रीटी ऑफ पेरिस से हुई, 6600 मिलियन डॉलर का उनके पर वॉर इंडेमनिटी लगा दी, आधा जर्मनी छीन लिया, राइनलैंड पूरा छीन लिया, इंडस्ट्रियल स्टेट्स छीन लिए दो, और पोलैंड को दे दिया, और जर्मन जो पॉलिश कॉरिडोर है वो बना दिया, और न जाने क्या क्या ऐसा सब कुछ किया, जिसकी वजह से जर्मनी में एक तो नफरत पैदा हो रखी थी, फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रखी थी, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, इंडस्ट्रियल सारी इंडस्ट्रीज को ले ली, कोल लैंड ले लिया, सब कुछ ले लिया, डीमिलिटराइज कर दिया, ऐसा ऐसा कर दिया कि जर्मनी को बिल्कुल अधमरा कर दिया कि जर्मनी कभी खड़ा ही ना हो पाए। और जर्मनी का आम आदमी सोच रहा है, वो देख रहा है कि मेरे को तो बर्बाद कर दिया, हमारे देश को बर्बाद कर दिया, गुस्सा उसके अंदर भी था। अब वो गुस्सा निकलेगा किस पर? एक तरफ गुस्सा किसके अंदर है? आम जर्मन के अंदर, दूसरी तरफ गुस्सा फ्रेंच और ब्रिटिश के अंदर भी है कि जर्मनी ने बर्बाद कर दिया। ऐसा होता है, बर्बाद करने वाले ही नेता होते हैं। और क्या, कैसर विलियम फर्स्ट की जो पॉलिसीज हैं, सेकंड की जो पॉलिसीज हैं, गजब खतरनाक पॉलिसीज थी। वो ना चाहते हुए भी, जैसी आज शी जिनपिंग की पॉलिसीज हैं, वैसी कैसर विलियम की पॉलिसीज थी, जो जर्मनी का उस टाइम पर किंग होता था। यस, तो ब्रिटेन कौन सा कम था, फ्रांस कौन सा कम था? गजब लेवल पर इन सब की पॉलिसीज होती थी, गजब। और एक बात समझ लीजिए, जो राजनेता होते हैं ना, ये सिर्फ अपने इंटरेस्ट देखते हैं, और कंट्रीज जो होती हैं अपनी कंट्री के इंटरेस्ट देखती हैं, और उन्हें आम आदमी की दूसरे किसी देश से दुश्मनी फलती है। ये याद रखिएगा, उस नेशनलिज्म की वेव को बहुत फायदा उठाते हैं नेता। हां, आपके देश में भी होता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान उस टाइम सबसे ज्यादा होता है जब इलेक्शन होता है। एक तो दंगे होते हैं और दूसरा हिंदुस्तान पाकिस्तान, और जितना ज्यादा ऊंची आवाज में जो पार्टी पाकिस्तान को गालियां बकेगी, उतना ज्यादा आप जीतोगे। अब नया नया मामला चाइना के साथ हो जाएगा थोड़े दिन बाद। ब्रिटेन के साथ भी ऐसा ही था, जितना ज्यादा वो जर्मनी को नीचा दिखाते, या जितना ज्यादा जर्मनी को परेशान करते, और जितना ज्यादा जर्मनी को वर्ल्ड वॉर वन की प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार ठहराते, जितना ज्यादा ब्रिटिश प्रॉब्लम्स के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराते, उतना ब्रिटिश गवर्नमेंट को फायदा था, सपोर्ट मिलता था। फ्रांस के साथ भी ऐसा ही था, तो जर्मनी के साथ भी ऐसा ही था। अब जर्मनी बहुत ज्यादा समस्याओं में घिरा हुआ है, और 1919 के बाद से लेकर और 1930 के बीच तक का सिचुएशन ये हाल है कि बिल्कुल बुरे हालात हैं, खाने को रोटी तक नहीं है। लोगों, जर्मनी की करेंसी की वैल्यू इतनी गिर गई है कि लोगों ने वो जो नोट थे ना जर्मनी की करेंसी, उसे दीवारों पे वॉलपेपर की तरह चिपकाना शुरू कर दिया था। थैला भर के जाते थे तो 1 किलो आटा लेके आते थे। कागज की कीमत नोट के ऊपर लिखी हुई कीमत से ज्यादा हो गई थी। इतनी महंगाई, जिसे कहते हैं ना सुपर इन्फ्लेशन, हाइपरफ्लेशन, और पता नहीं कौन कौन सी इन्फ्लेशन, सारी वही थी अल्टीमेट लेवल की। यानी आप थैला भर के जाओ तो जाके 1 किलो आटा या दाल चावल आएंगे। इकोनॉमिक कंडीशंस पूरी तरीके से डिटेरियोरेट हो चुकी थी, नफरत थी, अपना दर्द उसका था। अब यहां पर एक आदमी का उदय होता है। भाई हर आदमी परेशान है ना, सोच कर देखिए। आज कोरोना पीरियड के अंदर आप रेमडेसिविर लेने जाते हैं 80,000 रुपए की, 700-800 रुपए का टीका 80,000 रुपए का जब मिलता है, तो आप किसी को तो जिम्मेदार ठहराएंगे। आपको जब वो जिम्मेदार किसी को नहीं ठहरा पाते, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। आज आप सरकार को जिम्मेदार ठहराएं तो केंद्र सरकार कहती है हमने तो भेज दिया राज्य सरकार से, लो। राज्य सरकार कहती है केंद्र सरकार ने भेजा नहीं। आप किससे लड़ोगे? आप कंफ्यूज हो जाते हो, फ्रस्ट्रेशन अंदर है, कंफ्यूज हो गए, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। ऐसे में अगर कोई आके ये बता दे कि तुम्हारी सारी समस्याओं की जड़ चाइना है, और वो प्रूव करने में तुल जाए, और वो प्रूव कर भी दे कि भारत में जो भी समस्याएं आ रही हैं, कोरोना से लेकर हर चीज सारी चाइना की वजह से है। ऐसा दुनिया में हुआ भी जब ये फैलने लगी, चाइना चाइना चाइना। नेपाल ने क्या किया? इंडिया। नेपाल ने कहा जी इंडिया की वजह से समस्या है, हुआ ये। और ऐसा होता है जब सरकारें कहीं ना कहीं घिरी हुई होती हैं, तो वो लड़ाई की तरफ भागती हैं, या फिर कोई ऐसा दुश्मन बनाने की कोशिश करती हैं जो पूरा तरीके से दुश्मन हो। यहां राइज होता है हिटलर का। जब जर्मनी बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड था, परेशान था, दुखी था, हताश था, निराश था, भूखा मर रहा था, करेंसी खत्म हो चुकी, सब चीजें बर्बाद थी, इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, सेना नहीं रख सकते, बदला लेना चाहते हो, घायल नेशनलिज्म है, वोंडेड नेशनलिज्म,
घायल राष्ट्रवाद है, मेरे देश को मारा। आज भी अगर आप देखेंगे 1962 वॉर की जो टीस है भारत के अंदर आज भी है कि हम हिंदुस्तान से हारे। पाकिस्तानी आर्मी चाहे कैसी भी है, हर 20 साल में वो क्यों लड़ने पहुंच जाती है तुमसे? पाकिस्तान में टीस है अपनी हार की। और सबसे बुरी हार 1971 में, जब उसके 2 टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश बना दिया। क्यों पाकिस्तान एकदम से खालिस्तान को सपोर्ट करने लग गया? बांग्लादेश बनने के बाद सपोर्ट करने लग गया। क्यों पाकिस्तान कश्मीर के मामले में आतंकवादी से लेकर हर कोई घुसाने लग गया? जब उसने खालिस्तान के अंदर हार मान ली तो कश्मीर के अंदर भी जब पीछा नहीं छूटा तो आतंकवाद, पार्लियामेंट, मुंबई। पाकिस्तान की सेना का एक घायल राष्ट्रवाद है, वो बदला लेके मानेंगे। और जो हारने वाली सेना होती है, मुशर्रफ ने कारगिल क्यों किया? क्योंकि मुशर्रफ 1971 वॉर के अंदर जूनियर कमांडेंट होता था, असिस्टेंट कमांडेंट या जूनियर लेफ्टिनेंट फॉर्म में होता होगा। लेकिन जब सियाचिन वॉर हुआ उस टाइम पर मुशर्रफ जो था वो मेन कमांड के अंदर था, घायल हो गया था। घायल इन द सेंस के हिंदुस्तान से बदला लेना है चाहे कैसे भी ले। तो सबसे ज्यादा नफरत उसे नवाज शरीफ से तब हुई जब नवाज शरीफ ने हिंदुस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया कि नहीं होने दूंगा दोस्ती, करके दिखाओ दुश्मनी। कारगिल हो गया। कारगिल में जब मुंह की खाई तो उसके बाद फिर दोबारा से आतंकवाद। यस, होता है, पार्लियामेंट अटैक इसीलिए हुआ था। उसके बाद जैसे ही उसको थोड़ा सा और टाइम मिला, मुंबई अटैक, कश्मीर में पत्थरबाजी, वुंडेड नेशनलिज्म, घायल राष्ट्रवाद। जर्मनी का भी था, जो जर्मनी की वर्ल्ड वॉर 1 के बाद दुर्गति हुई। अब उसे एक हीरो चाहिए था जो उसके मन की बातों को सामने लेके आए। उसे जर्मनी को उस हीरो की फॉर्म में अगर कोई मिला तो वो था हिटलर। हिटलर एक ऐसा नेता, मैं इसे नेता से ज्यादा कुछ नहीं मानता। उसने जो हॉलोकॉस्ट किया वो बहुत बुरा था, लेकिन अगर आप देखें तो उसके अलावा हिटलर ने हर वो काम किया जो उसके देश के लिए सही था। मैं गारंटी से कह रहा हूं, मेरा मानना यह है। ठीक है, अब दुनिया उसको बुरा मानती है, जो उसने नरसंहार किया वो बुरा था, लेकिन अपने देश के लिए जो उसने किया और जो ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के साथ किया था, उसका नतीजा हिटलर ही था। वुंडेड नेशनलिज्म ऐसे ही जख्म भरते हैं। घायल हिटलर ने नहीं किया था जर्मनी को। वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस, अमेरिका, इन 3 देशों को जर्मनी के साथ रियायत बरतनी चाहिए थी। लेकिन इन 3 देशों ने जर्मनी के साथ रियायत बरतने की जगह जर्मनी का, जिसे कहते हैं ना, खड़े सड़क के ऊपर चीरहरण कर दिया, घायल करके उसे फेंक दिया, वो किया। वुंडेड नेशनलिज्म। लड़ाई के बाद जब आप डायलॉग टेबल पर बैठते हैं ना, तो लड़ाई खत्म करने की बात की जाती है। यहां पर जर्मनी के साथ खत्म करने तक की बात नहीं की गई थी, अपमान करने की बात की गई थी। अपमान सोचकर देखिए, जब आप किसी से शांति वार्ता करते हैं तो आमने सामने टेबल पर बैठकर करते हैं। थोड़ी सी आप में जीतने वाले के अंदर अकड़ होती है और हारने वाले में थोड़ा सा दबाव होता है, लेकिन हारने वाला इतना भी कमजोर नहीं होगा जो आपसे लड़े बिल्कुल ही बर्बाद हो जाए। बराबरी होती है। सोचकर देखिए, ट्रीटी ऑफ पेरिस जब हुई तो वर्साइलिस के जिस हॉल के अंदर उसे खड़ा किया गया, तो 1871 की ट्रीटी ऑफ पेरिस और वर्साइलिस ट्रीटी का बदला लिया गया था। और बदला कैसे? जो जर्मनी के वो थे ना, वो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्हें जब बुलाया गया, जब जर्मनी के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया तो उस टाइम पर उन्हें जहां जिस होटल में ठहराया गया, 2nd क्लास होटल था, जिसके रूम में कमरे भी नहीं थे, यानी सराय टाइप में, रूम में वॉशरूम भी नहीं था, उन्हें कॉमन वॉशरूम इस्तेमाल करने जाना होता था, यानी जो धर्मशाला वगैरह टाइप में। सबके सामने खड़े होकर नहाना पड़ता था बीच में। ऐसे होटल में उन्हें ठहराया गया। और जब अपने सामने बुलाया गया ना उन्हें, दोस्तों, जब जर्मनी के उन रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने सामने बुलाया गया, तो जब अपने सामने बुलाया तो वहां पर असलियत में उनको बैठने तक की परमिशन नहीं दी गई कि आप बैठेंगे नहीं। सामने इधर की तरफ टेबल के पीछे
ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री वगैरह बैठे हुए हैं। यहां जर्मनी के उन रिप्रेजेंटेटिव्स को खड़ा किया गया जैसे वो कोई गुनहगार हो। युद्ध दोनों तरफ से होता है, दोनों मारते काटते हैं। अकेला तुम जर्मनी को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हो? फ्रांस और ब्रिटेन कौन सा कम थे? गलती दोनों के बराबर की थी, लेकिन क्योंकि ये जीत गए थे और वे हार गए थे, उनको गुनहगार की तरह सामने खड़ा किया गया और उनसे नेगोशिएशन नहीं किया गया। उनसे नेगोशिएशन नहीं किया गया। क्या किया गया? उनको सिर्फ उन पर लगाए गए आरोप पढ़कर सुनाए गए कि तुम्हारी वजह से युद्ध हुआ है, और क्योंकि युद्ध तुम्हारी वजह से हुआ है तो तुम्हारे को ये एक तरीके से सजा सुनाई जा रही है कि आपको इन टर्म्स कंडीशंस पर साइन करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे। ब्रिटेन का जो प्रधान, वो क्या नाम है, फॉरेन प्राइम मिनिस्टर थे, वो जो बैठे हुए थे, वो ये कहते, मेरे नाम ध्यान से भी नाम स्किप कर रहा है, आ जाएगा अभी बीच में नाम तो बता दूंगा। उन्होंने कहा कि या तो आप ये एग्रीमेंट या ये जो कंडीशंस हैं, टर्म्स कंडीशंस, ये यहीं साइन कर लो, वरना हमें ये बर्लिन आके करवानी पड़ेगी। यानी खुले तौर पर युद्ध की धमकी दे दी कि या तो मान जाओ वरना अभी दोबारा हमला होगा। कोई भी हारा हुआ, टूटा हुआ देश जिसका राजा भाग गया है, एडमिनिस्ट्रेशन गायब है, पूरी टॉप मोस्ट लीडरशिप गायब है। राजा तो नीदरलैंड भाग गया था, अपनी ससुराल थी उसकी, वो तो भाग गया, कैसर विलियम। तो अब ऐसे में ऐसे देश के साथ क्या करोगे तुम? घायल था, बुरी तरीके से घायल था, हार की टीस थी। अगर तुम्हारे को अपनी सेना का शौर्य देख के अच्छा लगता है तो हार देख के सेना की हार अपनी हार लगती है। यही राष्ट्रवाद है। घायल राष्ट्रवाद सबसे खतरनाक होता है। ऊपर से हर कंडीशन में निराश और हताश, इकोनॉमी को कलैप्स कर दिया, मिलिट्री को कलैप्स कर दिया, सारे सिस्टम को कलैप्स कर दिया। लो आयरन और कोल की जो माइंस थी वो सारी छीन ली, सार और रूर। अल्सास लारेन तो छीना ही, सार और रूर छीन लिया। और जहां इंडस्ट्रीज लगी थी सारी इंडस्ट्रीज छीन ली, पूरा एरिया छीन लिया, पूरा एरिया छीन लिया। और फिर सामने वाले से उम्मीद करते हो कि उसकी नजरों में दुश्मनी नहीं हो। यह बिल्कुल ऐसा ही था कि तुम्हारी किसी पड़ोसी से लड़ाई हुई, उसने पहले तुम्हें बहुत मारा, तुमने भी मारा, उसने मारा, लेकिन उसने ज्यादा मारा, आप घायल हो गए, आप पड़े हुए हैं। अब वो तुम्हारे ऊपर कह रहा है कि तेरी वजह से लड़ाई हुई है, तेरी दुकान मेरी, तेरा आधा घर मेरा, मैं तेरे घर के अंदर से रास्ता निकालूंगा, मैं तेरे घर के अंदर से रास्ता निकालूंगा और तुम्हें देना पड़ेगा, और तुम्हारे को इतना पैसा मुझे देना पड़ेगा, 20 लाख 30 लाख। दुकान भी छीन ली, मकान में से भी हिस्सा बंटवा लिया, तुम्हारे मकान के बीच में से वो निकल के जाता है, तुम कुछ नहीं कर पाते। 20-30 लाख रुपए तुम्हें उसको देने हैं, तो तुम क्या उससे दोस्ती की उम्मीद करोगे? क्या वो तुमसे दोस्ती की उम्मीद करेगा? तो वो तुम्हारे दिल में उसके खिलाफ हमेशा दुश्मनी रहेगी, जहर रहेगा, और मौका मिलते ही उस जहर, उस हार का, उस दुश्मनी का बदला लोगे। घायल राष्ट्रवाद यही होता है। सोच कर देखिए, चाइना तुम्हें हराने के बाद तुम्हारे देश के बीच में से रास्ता कहे कि ये रास्ता मेरा है और अब मेरे ट्रक इधर से निकलेंगे, तुम मरने को मर जाओगे, उससे बदला जरूर लोगे। यही घायल राष्ट्रवाद है। वुंडेड नेशनलिज्म जर्मनी का था, गजब लेवल का नेशनलिज्म था जर्मनी का, वुंडेड, घायल। जब जर्मनी का वुंडेड नेशनलिज्म था ना दोस्तों, तो यहां पर उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं था। पार्टियां जबरदस्त, सोचकर देखिए, 2 साल 1928 या 29 से लेकर 31 तक 2 साल के अंदर उनके लगभग 18 प्रधानमंत्री बदल गए। यानी रोज सुबह उठ के देख रहे हो कोई नया प्रधानमंत्री। 6 दिन की सरकार, 5 दिन की सरकार, पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है गजब लेवल पर। ऐसे में एक बंदे का उदय होता है। जब जर्मनी बिल्कुल बर्बादी वाली सिचुएशन में था ना, वहां हिटलर का उदय होता है। हिटलर बहुत ही अखबार बेचने वाला एक लड़का, ऑस्ट्रिया के अंदर पैदा हुआ था।
जर्मनी की तरफ उसका कुछ लगाव ज़्यादा था। जर्मनी आके अखबार बेचने, और बचपन की एक कहानी कि उसका किसी ने हाथ देख के कहा होगा तो जीवन भर अखबार बेचेगा। कहता है रेखाओं में कुछ है ना, अपने चाकू निकाला, काट पीट के कहता है एक दिन कुछ बन के दिखाऊंगा। एक ऐसा राष्ट्रवाद से प्रेरित बच्चा, बिल्कुल ऐसा। अब आप कहोगे मैं हिटलर की बड़ाई कर रहा हूं, मैं हिटलर की जगह खड़े होकर देखने की कोशिश कर रहा हूं। आपके देश में अगर ऐसा हो, आप युद्ध हार चुके हैं, बर्बाद आपको कर चुके हैं आपके दुश्मन। चाइना है, चाइना से मान लिया अगर आप युद्ध हार चुके हैं, चाइना आपके ऊपर मान लिया 20 लाख करोड़ रुपए का वॉर इंडेमनिटी लगा देता है, आपके देश के 2 टुकड़े कर देता है। आप अंग्रेजों से नाराज इसलिए तो हैं कि अंग्रेजों ने आपका अखंड भारत तोड़ दिया। चाइना अगर ऐसा कर देता है तो आप जब तक चाइना से बदला नहीं ले लोगे, आप जिंदा थोड़ा ना रहोगे, मरे हुए आप। सम्मान कहां रहेगा? और जब आप अपने देश के अंदर उठापटक देखोगे और नाराजगी देखोगे तो राष्ट्र के लिए लड़ने की और क्षमता बढ़ेगी। और ऐसे में कोई अगर नेता खड़ा होकर ये कहे कि मैं ही हूं इन सारी समस्याओं को सॉल्व करने वाला, और तुम्हारी इन समस्याओं की जड़, तुम्हारी हार की जड़ वो और जीत की जड़ वो, और जो आप सुनना चाहते हो वो कहना शुरू कर दे, नेता वही है। यहां तक मैं हिटलर को गलत नहीं मानता, हिटलर को गलत नहीं मानता। हिटलर की गलती सबसे बड़ी यह थी कि उसने एक विलन क्रिएट कर दिया जो शायद कुछ हद तक था भी, जो ब्रिटिशर्स की तरफ हो गया था। और बहुत सारे ज्यूज जो फिलिस्तीन की लालच के अंदर आकर या कैसे भी करके, और वजह की बात ये, उसके बाद वो ज्यूज जो हैं वो फिलिस्तीन के अंदर जाके जमीनें खरीदने लग गए थे। 1920 के बाद ज्यूज फिलिस्तीन में जाकर जमीनें खरीदने लग गए थे और बड़े मात्रा में जमीनें खरीद रहे थे, और जर्मनी के ज्यूज काफी ज्यादा बड़ी संख्या में थे। अब ऐसी सिचुएशन में आप लोग देख सकते हैं कि हिटलर के सामने एक देश खड़ा हुआ है। लोग हिटलर की बुराई करते हैं, ठीक है, आप हिटलर की बुराई करो, और हिटलर की बुराई असलियत में नेशनलिस्टों की बुराई करने के लिए भी ज्यादा किया जाता है। हिटलर को जानबूझकर ऐसे प्रेजेंट किया जाएगा जैसे आज वो आपके प्रधानमंत्री की बुराई कर रहे हैं। खासकर ध्रुव राठी का एक हिटलर का वीडियो देखा, उसके अंदर मैंने ऐसा देखा कि ऐसा प्रोजेक्ट कर रहा है कि बता हिटलर के लिए रहा है, लेकिन इशारा जो है आज की यहां की बीजेपी सरकार की तरफ है। तो हिटलर एक नेशनलिस्ट था, इसमें कोई शक की बात नहीं है। रेडिकल नेशनलिस्ट या एक्सट्रीम नेशनलिज्म की तरफ वो बढ़ रहा था, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन हर नेशनलिस्ट बुरा होता है, यह भी ठीक बात नहीं है। देश के लिए सोचने वाला बुरा है, ऐसा कभी सही नहीं हो सकता। हां, उनकी अपनी कुछ कमियां होती हैं, तो कमियां किसमें नहीं है। अगर नेशनलिस्ट जो है अपने देश की बात करने के लिए किसी को दुश्मन बता रहा है, तो दूसरे जो हैं अपने देश की कई बार बात ना करके अपीजमेंट का भी तो आरोप लगता है। कांग्रेस के ऊपर अपीजमेंट का, तुष्टीकरण का आरोप है, और मैं इस चीज को मानता हूं कि हां करती थी। और कांग्रेस की जो पॉलिसीज थी, जिस तरीके की घटिया बहुत सारी पॉलिसीज थी, वो मतलब ठीक नहीं थी। तो आप किसी को हिटलर बता दें या एक्सट्रीमिज्म बता दें या कुछ भी बता दें, वो चीज गलत है। और हिटलर ने क्यों किया उसके पीछे का कारण भी आपको बता रहा हूं। और रही बात आज की सरकार की, ये नेशनलिस्टों की सरकार है, और जो कम्युनिस्ट जो हैं वो, या फिर जो अपने आप को लिबरल कहते हैं वो, ये सारे के सारे जिस तरीके से आज की गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए उसको हिटलर के हॉलोकास्ट से जोड़ते हैं, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है यार। हिटलर और इनको कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है। हिटलर को जो देश मिला था वो एक वॉन्डेड नेशन था, घायल राष्ट्र था, हताश, निराश, अधमरा राष्ट्र था। और तारीफ करनी पड़ेगी उस आदमी की। पूरे 10 साल से पहले उस हताश, निराश, अधमरे से देश को दुनिया के सर पे बिठा देना। हॉलोकास्ट का एक जो एपिसोड है जिसमें उसने लगभग 20-22 लाख या कुछ फिगर में 60 लाख के करीब लोगों को मारा, तो आप लोग स्टालिन को क्यों गालियां नहीं बकते? स्टालिन ने तो 56 लाख तातार मुस्लिम्स को मारा था, पूरा क्रीमिया खाली करवा दिया था। 56 लाख तातार मुस्लिम्स मारे थे स्टालिन ने, जाके रिकॉर्ड चेक करो। पूरी कौम खत्म कर दी, पूरी रेस खत्म कर दी।
आज भी कजाकिस्तान में बंजारों का जीवन जी रहे हैं वो लोग। कैसे मारा? नाव ले जाते और नाव ले जाके समंदर में पूरी नाव ही डुबो देते। फिर काउंट करने लगे, यार नाव तो महंगी पड़ रही है, नाव तो महंगी पड़ रही है, कितनी नावें लाओगे, इतने सारे हैं, एक काम करो भर भर के ले जाओ और फेंक दो नदी के अंदर, मर जाएंगे। 56 लाख तातार मुस्लिम्स आज भी दुनिया की सबसे बड़ी भटकती कौम, जिसे रिफ्यूजी तक का दर्जा हासिल नहीं है, तातार मुस्लिम्स हैं। उसके ऊपर तो कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि ये जो कम्युनिस्ट होते हैं ना, सबसे घटिया जो मतलब एक साइकिक लोग, सबसे ज्यादा। माओ जेडोंग को क्या कहोगे आप? माओ जेडोंग को क्या कहोगे? कम्युनिस्ट था। उसकी गलत पॉलिसीज की वजह से 5.5 करोड़ बंदा जो मारा गया, 4.5 करोड़ बंदा मारा गया, भूख से और उन सब चीजों से, कीड़े मकोड़ों से लेकर चूहे और चमगादड़ तक सब कुछ खाना पड़ गया, मिट्टी तक खानी पड़ गई। उसको क्या कहोगे? साइकिक था वो, कम्युनिस्ट था और साइकिक था। इन कम्युनिस्टों को हर किसी को गाली बकने की आदत है, और इनके दिमाग में एक बात बैठी हुई होती है कि हर चीज बुरी है और जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है। और उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ लिबरल्स खड़े हो जाते हैं, जो सिर्फ सबसे घटिया कौम अगर इस दुनिया में कोई है ना तो वो लिबरल्स की है। सबसे घटिया कौम अगर किसी की है तो वो लिबरल्स की है, जो बाहर खड़े होकर तो शोर मचाएंगे, मर्सी टू द एनिमल्स और पैटा वैटा सब चीजें, और खुद जाके अंदर मुर्गे काट के खूब खाएंगे और बुरी तरीके से काट के खाएंगे। भैया इतनी अगर तुम्हारे को मर्सी आ रही तो नॉन वेजिटेरियन फूड बंद करो। मैं तो कहता हूं शाकाहारी बनो, और सबसे पहले तुम छोड़ो। तुम तो छोड़ोगे नहीं, और मर्सी सबके लिए दूसरों के काम बंद करवा दोगे। ये क्या तरीका है? क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं और क्योंकि आपके पास शब्दों का जाल होता है बुनने का। ध्रुव राठी जैसों के पास यही है, शब्दों का जाल। वो रिप्रेजेंट ऐसा कर देगा किसी भी चीज को कि ऐसा लगेगा यार उससे ज्यादा बढ़िया आदमी कोई नहीं है, उसने सही कर, मतलब गलत है। एक आदमी ने किया दुनिया का सबसे घटिया क्राइम था, क्यों किया उसके पीछे के रीजन को उठाकर देखिए। हर बात को घुमा फिरा के जब आप किसी एक पार्टी या किसी चीज से जोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप कोई प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। हर नेशनलिस्ट बुरा नहीं होता, और हर नेशनलिस्ट हिटलर नहीं होता। मुसोलिनी और हिटलर की चलो 100 बातें एक, वो सारी चीजें एक तरफ, क्या वो ऐसा आदमी नहीं था जिसने आधे अधमरे देश को, मैं हिटलर की तारीफ नहीं कर सकता, लेकिन क्या उसकी इस क्वालिटी को आप इग्नोर करेंगे कि उसने कैसे सिर्फ 10-15 साल के अंदर अपने अधमरे देश को दुनिया की सुपर पावर दोबारा बना दिया? कोई है जवाब किसी के पास? दुनिया की सुपर पावर बना दिया। और रही बात वर्ल्ड वॉर 2, अबे अनपढ़ सुन, वर्ल्ड वॉर 2 हिटलर से कम, और किताब पढ़ के देख लेना, ब्रिटेन फ्रांस की गलतियों की वजह से ज्यादा हुआ था। और दुनिया के जितने स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीज तो 1919 के अंदर जो ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी ना, उसी में बीज बुए हुए थे। हिटलर नहीं तो कोई और आके लड़ता जरूर, क्योंकि बीज वो रखे थे। हिटलर तो एक जरिया था, और हिटलर का कंपैरिजन भारत की आज की सरकार से करने की तुम्हारी औकात नहीं है, और यह कड़वी सच्चाई है। मेरे देश का कोई नेता, चाहे वो कांग्रेस का हुआ चाहे बीजेपी का हुआ, कोई नेता ऐसा नहीं है जिसको आप हिटलर से कंपेयर करने की कोशिश करें। समझे? मेरे देश का कोई नेता ऐसा नहीं है जो हिटलर से आप कंपेयर करो। और हिटलर ने क्यों किया उसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूं, वो देख लो। अब हिटलर के सामने एक अधमरा राष्ट्र है और 20 से ज्यादा पार्टियां, और सबसे खतरनाक पार्टी कम्युनिस्टों की सरकार बनने ही नहीं दे रही। सबसे खतरनाक लोग जर्मनी में भी कम्युनिस्ट थे। हां, वहां उसने चालबाजियां करनी शुरू करी कि सबसे पहले इन कम्युनिस्टों को निपटाऊंगा, लेकिन वहां उसने जो तरीका अपनाया वो गलत था। और उसके पीछे का एक लॉजिक यह भी था
कि जिस टाइम पर ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई उस टाइम के जो ऑफिसर्स थे उसमें प्राइम पोजीशंस पर ज्यूज थे और सब चीजें, तो उसे एक विलन चाहिए था। यहां हिटलर की सबसे बड़ी गलती है। हिटलर की खूबी यह है, उस इंसान को देखो यार, ना तो किसी को दोस्त समझो ना दुश्मन, अच्छाई और बुराई दोनों को स्टडी करो, अच्छाई और बुराई दोनों को स्टडी करो। अच्छाई क्या थी हिटलर की, कि अधमरे देश को, पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजरते हुए देश को, एक ऐसे देश को जिसमें 24 महीने के अंदर 18 सरकारें बदल गई हों, उस मरे हुए, उस अधमरे देश को दोबारा से सुपर पावर बना दिया और ब्रिटेन की धज्जियां उड़ा के रख दी। उसकी क्वालिटी थी। मजबूत देश बनाकर खड़ा कर दिया, उसकी क्वालिटी थी। कमी क्या थी सोचकर देखो यार, 10 साल के अंदर अधमरे देश को, और 10 साल से भी कम वो टाइम में आप ताकतवर बनाकर सुपर पावर बना के खड़े कर दो। सोचकर देखिए, भारत अगर ऐसा हो तो कितना बढ़िया हो। 10 साल के अंदर आप सुपर पावर हो जाएं और चाइना और अमेरिका की धज्जियां उड़ाने शुरू कर दें। तो ऐसे इंसान को ठीक है यार, उसने जो बुराई करी उसकी बुराई करेंगे, लेकिन अच्छाई को इग्नोर क्यों कर रहे हो? 10 साल में उसने दुनिया के सामने अधमरे जर्मनी को खड़ा कर दिया था। और अगर तुम में से किसी को लगता है तो मैं प्रूफ दूंगा, वो किताबें दूंगा, वो स्कॉलर्स बताऊंगा जो एक से बढ़ के एक पढ़े लिखे हैं। वो ये कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होना था, होना ही था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ट्रीटी के अंदर जितना बुरा सलूक जर्मनी के साथ किया था, वुंडेड नेशनलिज्म उठता, और अगर नहीं उठता तो जर्मनी खुद खत्म हो जाता। ये रियलिटी है। जर्मनी में बुराई, हिटलर में 100 बुराइयां होंगी, लेकिन एक अच्छाई भी थी। उसने अपने घायल देश को सुपर पावर बनाया, और सिर्फ 10 साल के अंदर। यहां हिटलर ने जो सबसे गलत काम किया वो ये था कि ज्यूज को उसने विलन बना दिया, और असलियत में अपनी ये ही यूज्ड ज्यूज, उसने ज्यूज को इस्तेमाल किया। उसने ज्यूज को इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल इस तरीके से किया कि असलियत में उसने ये कहा कि ये हैं विलन। जर्मन जो हैं वो आर्यन हैं, आर्यन रेस से हैं। जर्मन जो हैं वो आर्यन रेस से हैं, और ये जो आर्यन रेस है ये सुपीरियर मोस्ट रेस, सुप्रीम रेस ऑफ दिस वर्ल्ड है। सबसे बेहतरीन कौम आपकी है। क्या बुराई थी? सबसे बेहतरीन कौम, हर कोई कहता है हम सबसे बेस्ट हैं। अगर आप अपने आप को बेस्ट नहीं कह सकते तो आप खड़े होकर दिखा दो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही तब आता है जब आप कहते हो बेस्ट हूं, और प्रूव करने की जज्बा होता है। अब ये रेसिज्म कहोगे तो यार दुनिया में हर आदमी रेसिस्ट है। जब आप अपने आप को ये कह रहे हो कि मैं बेस्ट हूं और उसको प्रूव करने की तरफ हो, या क्रिकेट टीम को देखोगे वो बेस्ट प्रूव कर रही होती है, तो वो भी तो एक तरीके से क्या नाम है, अपनी कंट्री को अगर रिप्रेजेंट कर रही है तो वो भी रेसिस्ट है। तो कंट्री का कंपटीशन होता तो वो रेस कैसे नहीं है जब आप अपने आप को बेस्ट प्रूव करते हो? उसने कहा कि हम बेस्ट हैं। इससे क्या होता है? जोश आता है, कॉम्पिटिट करने का एक जज्बा होता है। यू आर द बेस्ट, प्रूव इट। क्या होगा? आप पूरी ताकत लगा दोगे अपने आप को प्रूव करने के लिए कि यू आर द बेस्ट। यहां पर अब आर्यन रेस सुप्रीम रेस है, और उस आर्यन रेस में जर्मन्स जो हैं वो सबसे ज्यादा बेस्ट हैं। हाँ, उसने कहा, हां यहां उसने कहा स्टेट, एक राज्य जो होता है, इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इज लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बीइंग। राज्य जो है वो जीवित है, और क्योंकि वो जीवित है तो उसे एक्सपेंशन चाहिए, और क्योंकि वो बढ़ रहा है, तो बढ़ने का मतलब क्या है? आप विस्तार करो, और वो बढ़ रहा है, इसका मतलब लिविंग है। अगले 1000 साल तक अपने जर्मन्स के लिए ऐसी जगह दूं जहां से एक एम्पायर खड़ा हो। जोशीले भाषण देता था, हां देता था। उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी, उसे, और उसकी गलती भी क्या थी? वो आम आदमी, तो उसमें तो जर्मन्स की भी गलती है, आम आदमी आपकी भी गलती है। भैया अगर एक नेता भाषण दे रहा है कि वो बुरा है, तो
आप सुनने वाले भी तो उतने ही बुरे हो, ताली बजाने वाले भी उतने बुरे हो, और क्या, ताली बजाने वाले भी उतने बुरे हो। तो जर्मन्स की भी गलती थी। अब उसमें हिटलर को क्या आरोप लगा रहे? जो जर्मन्स, और कभी भी नेता वो बोलता है, याद रखिएगा, नेता जनरली वो बोलता है जो सामने वाला सुनना चाहता है। सामने वाला सुनना चाहता है जय श्री राम, आप बता के देखो सड़कें, वो नहीं सुनेगा। जात पात पे वोट क्यों डालते हैं? क्योंकि इंसान जाति से जुड़ा हुआ है, जब तक जुड़ा हुआ है वो जात पात के वोट डालेगा। तो जाति से जुड़ा हुआ है, जाति के बीच में रहता है, तो वो उसमें कंपटीशन में है, एक जाति दूसरी जाति से कंपटीशन में है, तो वो अपनी जाति के बारे में सुनना चाहता है कि नेता क्या बोलता है। और जब वो नेता बोलता है तो उसे फायदा लगेगा तो वोट डालेगा, नहीं डाल लगेगा तो नहीं डाल के आएगा। अब नेता उसी हिसाब से कैलकुलेशन करके बोल रहा होता है। अब गलती किसकी? नीचे खड़े हुए उस आदमी की जिसने नेता को मजबूर किया अपने बारे में बोलने के लिए, या उस नेता की जो इलेक्शन जीतने के लिए, उसे इलेक्शन जीतना है तभी तो वो कुछ कर पाएगा। हारने के लिए कौन लड़ता है भाई? जीतने के लिए लड़ता है। और जीतने के लिए वोट कौन देगा? सामने खड़ा हुआ बंदा, वो जो सुनना चाहता है उसने बोल दिया, वोट ले लिया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब दूसरा जाके उसमें से मशीन में से क्या नाम है, आलू डालो सोना निकलेगा, वो निकाल रहा है। अब जो आलू डाल के सोना निकाल रहा है वो तो बेवकूफ है। अब जनता उसका मजाक उड़ा रही है, तो उसमें मेरी या किसी और की क्या गलती है? वो क्लेम नहीं कर पा रहा अपनी पीएमशिप, तो गलती किसकी? उस नेता की। कमी उस नेता की जो जनता जो सुनना चाहती है वो सुना नहीं पा रहा, और दूसरे ने वो बोला जो जनता सुनना चाहती है वो सुना दिया। हो गया काम। नतीजा क्या हुआ? डिवीजन होता ही है। क्यों होता है? क्योंकि पावर चाहिए। पावर में आम आदमी वोट दे रहा है, तो आम आदमी, पहले आम आदमी वोट नहीं देता था तो आपस में लड़ भिड़ के अपने एक दूसरे की गर्दनें काट के कब्जा कर लेते थे। और जब तक पावर सेंटर में नहीं होती है, एक हाथ में नहीं होती है, तब तक आपका देश तरक्की कर ही नहीं सकता। आपके देश की सबसे घटिया लेवल की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है कहां दिखाई देती है? 90 से लेकर 2000 के बीच में, 1990 से 2000 के बीच में। क्यों दिखाई देती है? मिली जुली सरकारें थी, कोई इधर से प्रधानमंत्री की धोती खींच रहा, कोई इधर से खींच रहा, मिली जुली सरकारें। सरकार कोई डिसीजन ले ही नहीं पा रही, और जब सरकार ही डिसीजन नहीं ले पाएगी तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? जरा जरा सी बात के ऊपर तो हो अल्लाह शुरू हो जाता था। यही वो ममता बनर्जी है ना जो स्पीकर के ऊपर पेपर फेंक के मार रही थी। इन लोग यहां पर मिली जुली सरकारें क्यों प्रोग्रेस नहीं कर पाती, और क्यों एक लेवल पर आकर तानाशाही डेमोक्रेसी फेल होती हुई नजर आती है? चाइना क्यों तुमसे आगे निकल गया? एक तरीके की पार्टी डिक्टेटरशिप है, सिंगल पार्टी, आपके पास ऑप्शन ही नहीं दूसरी पार्टी का। वो अच्छा करेगी तो अच्छा है, बुरा करेगी तो बुरा है। प्रेशर उस पर भी है कि अगर बुरा करा तो विद्रोह हो जाएगा, और वहां वो ठीक लगता है। अगर आप चाइना की प्रोग्रेस को देख के तालियां बजा रहे हैं और आपको डेमोक्रेसी फेल लग रही है, तो चाइना, फिर आपको कोई हक नहीं है चाइना के प्रोग्रेस को सपोर्ट करने का, क्योंकि उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो स्ट्रांग डिसीजन ले पाते हैं। और पूरी पार्टी मशीनरी स्टेट के लिए काम करती है, और पूरी स्टेट मशीनरी पार्टी के लिए काम करती है। आपके में पार्टी और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं होता। कोऑर्डिनेशन कमेटी बिठा बनाई जाती है, वो कमेटियां चाय पानी पी के निकल लेती हैं। समस्या है, और इंडियंस की तो और ज्यादा समस्या है। पता है नहीं, एजुकेशन के नाम पे जिस तरीके से हमारी एजुकेशन का बंटाधार कर रखा है शिक्षा मित्रों के द्वारा, अनपढ़ों की फौज इकट्ठी कर रखी है। अरे यार, सीट सोच कर देखिए, अनपढ़ों की फौज क्यों कह रहा हूं? हां, कह रहा हूं कि पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने नकली सर्टिफिकेट बनवा रखे थे, चलो असली भी बनवा रखे हो, सीटेट का एग्जाम पास नहीं कर पा रहे, और उनको हमारे टीचर बना के बिठा दिया। अब वो आदमी सोच रहा है कि वो नौकरी कैसे मिले, किताब तक पढ़नी आती नहीं है, व्हाट्सएप के ऊपर जो थोड़ा बहुत सुन लिया उसी से अपना। ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उसे सड़क चाहिए होगी? उसे तो नौकरी चाहिए होगी, और नौकरी वो देगा नेताजी पैर पकड़ के। समस्या है, डेमोक्रेसी है। वो क्यों इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले पा रहे हैं और आप नहीं ले पा रहे? देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस। और इसीलिए जब आप चाइना से कंपेयर करते हो तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कंपेयर करो, और थोड़ी सी डिक्टेटरशिप भी झेलो, थोड़ी सी डिक्टेटरशिप भी झेलो।
अब आगे क्या करें, अब सोच कर देखिए ना, फ्रस्ट्रेशन इसी चीज के लिए तो होती है। फिर ये लिबरल्स आके खड़े हो जाते हैं कि नहीं, चाइना की प्रोग्रेस से हमारे को काफी कुछ सीखना चाहिए। भैया चाइना की प्रोग्रेस के पीछे उसकी जो सरकार है, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट, क्या आप उसे एक्सेप्ट करेंगे? जिस अमेरिका को आज कह रहे हैं 1776 से वो शुरू हो चुका है, 1787 के अंदर जाके एम्पायर वो मतलब स्टेट बन गया, और 1787 से जब उसने नंबर 1 का क्लेम किया तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। कितने साल थे? 150 साल, चलो 125 साल, 125 साल का टाइम लगा था, नहीं लगा था? और वो भी उस टाइम पर जब पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था। उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं। और जो आज चाइना तरक्की कर रहा है, रशिया ने भी तरक्की की थी, यूएसएसआर ने भी। जब पूरी दुनिया क्या नाम है ग्रेट डिप्रेशन के अंदर झेल रही थी, 1929 के अंदर रशिया जबरदस्त लेवल पर प्रोग्रेस कर रहा था। जवाहरलाल नेहरू गए थे रशिया, मॉस्को घूम के आए, और वहीं से वो समाजवादी होके आए थे, और अच्छा भी था। जो उस टाइम तरक्की कर रहा था और तेजी से तरक्की कर रहा था। असलियत में हमारे यहां पर इतना ज्यादा बोलने वाले लोग हैं कि मिसगाइड ज्यादा कर रहे हैं, और अपनी भाषणों में भी पार्टी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे होते हैं, लोगों को मिसगाइड कर रहे होते हैं। अब वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में हिटलर है। मुझे मेरे देश में कोई नेता हिटलर नहीं नजर आता। किसी को प्रधानमंत्री बना दो, वो हिटलर नहीं बन सकता। हां, कहने वाले बहुत हैं। अब हिटलर पे आ जाओ। अब इसे एक विलन चाहिए, और जब तक सत्ता हाथ में नहीं आएगी तो विलन, लोग क्या क्या सुनना चाहते हैं? उसने ज्यूज को विलन बना दिया बस, और बुरी तरीके से विलन बनाया। अब जैसे ही ज्यूज को विलन बनाया, पहले से भी विलन थे। पहले से ज्यूज के साथ कौन सा अच्छा व्यवहार कर रहे थे सारे के सारे, और ज्यूज की भी गलती थी। ज्यूज की भी कुछ ना कुछ गलती थी हमेशा। अब गलती दोनों तरफ से होती है, एक नाराज तो दूसरा नाराज। यहां पर नींव डलती है 1939, 3 सितंबर 1939 वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हो गया, और हिटलर को यह डर सताने लगा कि जिस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पूरा बैंकिंग सिस्टम से लेकर पूरी सप्लाई लाइन से लेकर सब चीजें कोलैप्स कर गई थी, और देश के अंदर ऐसा हाहाकार मच गया था, और हमारे को हारना पड़ा था, कहीं ये ज्यूस दोबारा से वही रंग ना दिखा दें, इसलिए मारो। गैस चैम्बर से लेकर सब चीजें। यूरोप के अंदर कहा जाता है 80 लाख ज्यूज थे। यह दुनिया का सबसे हीनियस क्राइम होता है। 60 लाख ज्यूज मार डाले गए, और अभी तक सोच कर देखिए वही यूरोप है जो 10 साल पहले तक ज्यूज को निकम्मा, नाकारा, धोखेबाज, गद्दार, बच्चों को खाने वाला, मार के खाने वाला, और न जाने क्या क्या कह रहा था। अब यहां पहली बार यह हुआ हॉलोकॉस्ट, यानी जिसमें पूरी की पूरी रेस को ही खत्म कर दिया जाए, पूरी की पूरी कम्युनिटी को ही खत्म कर दिया जाए, उसे ही हॉलोकॉस्ट कहा जाता है। मसैकर होता है 1000-2000 बंदे मारना, जेनोसाइड होता है 50-60 हजार बंदे मारना, लाख बंदे मारना तक। हॉलोकॉस्ट होता है पूरी रेस को ही खत्म कर देना। यहां वो रेस खत्म की जा रही थी। हिटलर की सबसे बड़ी कमी, लेकिन उसके पीछे उसका डर कि कहीं ये ज्यू दोबारा से हिटलर की हार का या जर्मनी की हार का कारण ना बने। लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट दोनों के बीच में कौन करते हैं? जब दो पार्टियां खड़ी हो जाएं और दोनों एक दूसरे के लिए उल्टे सीधे बयान दे रहे हो, दोनों एक दूसरे के लिए उल्टे सीधे बयान दे रहे हो। एक 15 मिनट पुलिस हटाने की बात कर रहा और दूसरा कहे बेटा फिर हम भी बताएंगे, तो दोनों तरफ से कमी है। एक तरफ से, एक हाथ से थाली थोड़ा ना बजती है, दोनों तरफ से बज रही है, और दोनों एंजॉय करते हैं। हिटलर ने यही किया। हिटलर के अंदर एक ट्रस्ट की कमी थी, और ज्यूज ने वो ट्रस्ट दोबारा बनाने की कोशिश नहीं करी। ज्यूज ने वो ट्रस्ट दोबारा बनाने की कोशिश नहीं करी, और हिटलर के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाने की कोशिश नहीं करी। और हिटलर ने वो जो नफरत 2000 साल से चली आ रही थी ज्यूज के अगेंस्ट, उसको यूज किया। पहले दिन से थोड़ा ना थी, और क्या पहले दिन से थोड़ा ना थी, 2000 साल से चली आ रही थी। और कुछ वो जीसस क्राइस्ट वाला,
अब 2000 साल से जो नफरत चली आ रही थी, उस नफरत को मारकाट में बदला और पूरे का पूरा मसैकर और हॉलोकॉस्ट ऐसा किया कि पूरी रेस को ही खत्म कर दिया। गैस चैम्बर से लेकर गोलियां चलाने, जो भी वो कर सकता था किया। पूरी एक पुलिस खड़ी कर दी कि जो दिखाई दे मारो। नतीजा क्या हुआ? पहली बार 2000 साल में पहली बार जूस को के खिलाफ जो नफरत थी वो दुनिया के अंदर सिंपैथी में बदल गई। कई बार मजाक मजाक में एक बात मैं सोचता हूं, मजाक में क्या, मैं सोचता हूं कि हिटलर के हरकतों ने जूस की किस्मत बदल दी। मारा बहुत मैं मानता हूं, लेकिन पहली बार जो 2000 साल से जूस के खिलाफ नफरत थी उसे सिंपैथी में बदल दिया। अगर जूस के अगेंस्ट ये सिंपैथी ना होती तो शायद अगर सिंपैथी ना होती तो शायद इजराइल भी ना बनता। हिटलर एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। इसने इजराइल के लिए सिंपैथी क्रिएट कर दी। ज्यूज के लिए पूरी दुनिया की मानसिकता बदल के रख दी। जो ज्यूज अभी तक घटिया समझे जा रहे थे, उन ज्यूज को इसने सिंपैथी दिला दी। यहां से इजराइल के बीज बोने शुरू होते हैं। पहली बार पूरी दुनिया ज्यूज के लिए, पूरी दुनिया अब इकट्ठी होकर ज्यूज के लिए अच्छा करने की सोचती है। चाहे वो मुस्लिम्स हुए, चाहे वो ईसाई, खासकर ईसाई जगत, मुस्लिम्स नहीं ईसाई। लेकिन यहां पर भी राजनीति आएगी अगले वीडियो में। You can download our app from Play Store for free live demo classes.